देखिए स्टूडेंट्स, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे जिसमें हमने उसके फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा, पोटेंशियल का कैसे इफेक्ट पड़ता है या इंटेंसिटी का कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसको हमने स्टडी करने की कोशिश की और कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ कंक्लूजन पे हम आए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वेव थ्योरी से क्या कोरिलेशन है, क्या ये वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में सक्षम है या नहीं, हम इसको इसमें देखना चाहेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं बनेगी टॉपिक की। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें ताकि ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। जितना हो सके आप कॉपी पेन लेके बैठे, कुछ चीजें नोट भी करें। तो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी से कैसे कोरिलेट करते हैं, क्या ये वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाएगी या नहीं। देखिए बेसिक कंसेप्ट समझिए आप। वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है हमारी, अगर इसकी इंटेंसिटी को राइज कर दें, क्योंकि लाइट किस चीज से बनी है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर से। ये दोनों वेक्टर मूवमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जिसके कारण जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम, उस एनर्जी के डिस्टरबेंस को ईएम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, ये ध्यान रखना कि ईएम वेव भले ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के वाइब्रेशन से, कंपनसेशन से प्रोड्यूस होती हो, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बात भी नोट करें। ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप इंटेंसिटी को राइज करते हैं तो उससे एम्पलीट्यूड बढ़ता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी वेव का? उसकी मेन पोजीशन जो है, उस मेन पोजीशन से वो वाइब्रेटिंग वेक्टर है या पार्टिकल है, कितना हाइट और कितने डेप्थ तक जाता है। मान लीजिए ये हमारी मेन लाइन है और यहाँ पार्टिकल वाइब्रेट इस तरीके से करते हैं, तो ये मेन लाइन से कितना ऊंचे और कितना नीचे की तरफ गया, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इस हाइट को, ऊपर वाले भाग को क्रस्ट और नीचे वाले भाग को ट्रफ बोलते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की, उससे एम्पलीट्यूड राइज हुआ। ईएम वेव थ्योरी कहती है कि एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी राइज होगी, और एनर्जी राइज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल कर दें किसी मेटल सरफेस के ऊपर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर एनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी राइज होगी, किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी के, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एक डेफिनेट एनर्जी के बाद तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बाहर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसके बीच में? फोटो इलेक्ट्रिक और वेव थ्योरी के बीच में। दूसरी बात ये कहता है, ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट वेव थ्योरी क्या कह रही है? वेव थ्योरी कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस का, जब हमने इसके ऊपर लाइट फॉल की तो इसमें एनर्जी कंटिन्यू गई है और एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, दिस इलेक्ट्रॉन गेट द एनर्जी, after getting the energy they leave the surface. It means there is time delay in this process, in process, इस प्रोसेस में टाइम का डिले हुआ है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक की ऑब्जर्वेशन कहती है देयर इज नो टाइम डिले। व्हेन फोटोन fall on the surface of metal at the same time, within 10 raised to power minus 8 second, electron ejected from the metal surface. This is also contradiction.
तो ये बेसिक से आप देखेंगे कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो इसके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक और बता देता हूं मैं। ये तो कह रहा है कि इंटेंसिटी फॉल करने से ये इमिट होने चाहिए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो फ्रीक्वेंसी का हम लाइट फॉल करते हैं तो इंटेंसिटी चाहे कितनी भी राइज कर ले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो निकलना चाहिए। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। इसको हम अब नोट्स के टाइप में लिखते हैं और आप नोट्स बनाना। देखिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना लेंगे। ये क्या कहता है, मैंने सिस्टम से लिख दिया है इसको यहाँ पे। ऑब्जर्व्ड फैक्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ ईएम वेव थ्योरी लाइट। यानी जो ईएम वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को। कैसे? मैंने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखी है। फर्स्ट जो हमने लिखा वो है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, यानी वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर इंक्रीजेज। क्योंकि ये किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर से। वो दोनों के दोनों हैं, वो अपने मेन पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे अप और डाउन में, इसलिए उनका एम्पलीट्यूड राइज हो जाए। ड्यू टू इट एनर्जी राइज, एम्पलीट्यूड राइज होगा तो ईएम थ्योरी कहती है कि एनर्जी भी राइज होगी। इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस गेट मोर एनर्जी, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ा, जैसे ही वो मेटल सरफेस पे गिरे तो एनर्जी भी ज्यादा मिली। एनर्जी ज्यादा मिली तो दे विल इमिट इलेक्ट्रॉन, बट फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन आर जस्ट अपोजिट टू दिस रिजल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल तब इमिट होगा जब उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो जाए। ये तो इंटेंसिटी के कारण कह रहा है, इसने फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र नहीं किया, तो ये फेलियर है। सेकंड है द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय लाइट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल इलेक्ट्रॉन इक्वली। यानी कोई भी मेटल सरफेस है, जब आपने उसके ऊपर लाइट फॉल की, सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लाइट एनर्जी है सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा केवल तब जब एनर्जी उस लेवल तक की आ जाएगी, और उसके लिए तो टाइम लगेगा। सो टू गेट ए डेफिनेट amount of energy it will take some time to emission, but by observation emission of electron is an instant process। अगर ऐसा होगा कि वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसका मतलब है उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम डिले हो जाएगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? ये एक इंस्टेंट प्रोसेस थी, जैसे ही फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर। इसका मतलब 10⁻⁻8 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। और लास्ट, वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आया था, ये उसको समझाने में बिल्कुल फेल रही वेव थ्योरी। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके बाद एक थ्योरी आती है प्लैंक की थ्योरी, जिसमें हम बोलते हैं कांसेप्ट ऑफ फोटोन आता है। हम देखते हैं कि कांसेप्ट ऑफ फोटोन क्या है। अब ये सारी चीज तो फेल होगी वेव थ्योरी से, तो नई थ्योरी कौन आएगी? प्लैंक क्वांटम थ्योरी आएगी। वो क्या करेगी? वो इस एनर्जी को एक पैकेट की फॉर्म में मानेगी, बंडल के फॉर्म में मानेगी। वो कहेगी कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है, एनर्जी एक डिस्क्रीट फॉर्म में है, और वो जो पैकेट के रूप में एनर्जी है, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम फोटोन बोलेंगे। फोटोन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है। एक तो प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल नेचर का है, क्योंकि जब कॉलिजन के टाइम पे ये पैकेट के रूप में आए तो ये पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा। इसका रेस्ट मास 0 होगा, न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो 1 रहेगा। इसकी स्पीड जो होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम होगी। तो इसका एक बार नोट्स बनाएं आप, हम डिटेल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फोटोन क्या है कि 1905 में 1905 में प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी का हेल्प लिया,
और उसने बताया कि जो लाइट की रेडिएशन आई है, जो लाइट हमने फॉल की है, ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में आती है, एक पैकेट की फॉर्म में आती है। यानी फोटोन क्या है, इन 1905 प्लैंक्स with the help of quantum theory proposed that light have quantized form. It mean that radiation of light is in the form of packet or discrete nature. We can say that discrete nature. These packet are called photon. इनको हमने क्या नाम दे दिया, फोटोन। ये है फोटोन, यो पैकेट है एनर्जी का, इसको फोटोन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। पहली चीज इसकी, इट इज न्यूट्रल। इसका मतलब हुआ नेट चार्ज जीरो। सेकंड कंडीशन है इट हैज रेस्ट मास जीरो। थर्ड कंडीशन है वेलोसिटी इन वैक्यूम is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. फोर्थ कंडीशन है do not affected by electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। और नंबर 5 पे है इट हैज स्पिन 1। इतनी सी प्रॉपर्टी है। नंबर 6 कंडीशन पे आ जाओ तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। नंबर 7 कंडीशन पे आ जाओ, इसकी 7 प्रॉपर्टी जो है इधर लिख देता हूं। 7th प्रॉपर्टी मोमेंटम P इज इक्वल टू E अपॉन C, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। ये मोमेंटम हो जाएगा। इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी है। और चीज भी देख लो, फोटोन की एनर्जी का हमें पता लग गया, उसके बाद इंटेंसिटी का भी हमें पता होता है। एक चीज चलती है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स, ये हम चर्चा करेंगे। इतना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप समझने की कोशिश करें। इस पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा वो मैं अब चर्चा करता हूं। तो ये तो एक सिंपल सी बात होगी, फोटोन और फोटोन से रिलेटेड प्रॉपर्टी। एक बात चलती है कि फोटोन की एनर्जी, टॉपिक है फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एनर्जी होती है एच सी अपॉन, या ऐसे कह लो H इंटू न्यू, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो EV से हमने इसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देंगे, EV से, या E से कह लो। H न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर हम, ये तो है जूल में, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं तो एच सी अपॉन ई लैम्डा, ये होगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई यहाँ पे
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पे ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब एच सी और ई तीनों कांस्टेंट है, ये एच सी अपॉन ई को जब वैल्यू रखते हैं, एच की वैल्यू होती है 6.626 10⁻34, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 1.6 10⁻⁻19। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में, ध्यान रखना ये किसकी फॉर्म में आ जाएगी, 12400 डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ये 12400 अपॉन लैम्डा, और ये इन एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मान ले लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अब जाके ये सही रहेगा आपका। यानी और दूसरी चीज चलती है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए ये। एक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा। एक आता है नंबर ऑफ फोटोन, ये पहला हो गया। दूसरा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, या नंबर ऑफ फोटोन कह लो सीधा ही, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड किसके बराबर होते हैं, एन से लिखते हैं इसको। नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं वो ई पी अपॉन ई होते हैं, पी अपॉन ई के बराबर होते हैं। यहां पर पी क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पी पावर है और ई एनर्जी है, और जब पी पावर है, एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, तो यहां बता देंगे पी है पावर, ई है एनर्जी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम इसका उपयोग करके आराम से सोल्व कर लेंगे। अगर ये पूछ रहे नंबर ऑफ फोटोन इन किसी टी टाइम में कितने होंगे, तो फिर टाइम से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, तो ये आपको ध्यान रखनी है एक चीज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस पे न्यूमेरिकल बने तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, और इसका एक बार कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप, इसको लिख लें, फिर हम आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए इस चीज को प्रेजेंट किया कि क्वांटम थ्योरी का यूज करें तो जो एनर्जी हमारे पैकेट के रूप में थी, जैसे ही वो मेटल सरफेस पे गिरती है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा या इजेक्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये बात ध्यान रखना। यानी वन इलेक्ट्रॉन एंड वन फोटोन इंटरेक्ट टू वन अनदर and whole of the energy of photon absorbed by the single electron. Electron get up the energy. This energy convert into two portion or can be divided into two portion. If few portion, a few energy absorbed by the electron in the form of the work function, and remaining energy provide the kinetic energy to the emitted electron. Then by applying law of conservation of energy, Einstein explain the photoelectric equation as, we consider that Einstein used quantum theory says that a photon interact with one electron. A photon interact with one electron whole energy of photon absorbed by
one electron. Electron use this energy in two form. First, some part of energy used by electron in the form of work function, h nu 0. Some part of this energy used by this electron in the form of एनर्जी. और एनर्जी भी कौन सी, वो एनर्जी आप अगर देखें तो ये एनर्जी किस फॉर्म में है आपकी, ये एनर्जी उसने वर्क फंक्शन की फॉर्म में. वर्क फंक्शन क्या था, जो उस एनर्जी को कंप्लीट एक्सेप्ट करके उस इलेक्ट्रॉन को या उस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में सहयोग करे, उसको हम बोलते हैं फोटोन वर्क फंक्शन. और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसका, वो रिमेनिंग पार्ट्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एक पार्ट है इस फोटोन का, वो वर्क फंक्शन के रूप में चला गया, और वर्क फंक्शन में लेगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा. एंड इलेक्ट्रॉन इमिटेड, एंड इलेक्ट्रॉन comes out from the surface of metal. Second, remaining energy convert in the form of kinetic energy of emitted electron. Let V be the velocity, then kinetic energy is equal to half of mv m square. Kinetic energy here, Vm maximum potential velocity, of the electron by using law of conservation of energy. अब देखिए एनर्जी है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जो फोटोन हमने इंसिडेंट किया उसकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू. ये किसके बराबर हो जाएगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. और वैल्यू पुट करो, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ एम वी एम का स्क्वायर. दिस इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. दिस इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज करके हम डिफरेंट चीज निकालने की कोशिश करेंगे. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो इमिट होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं. अब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब कम आउट हुआ, और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखा था कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई की थी हमने, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जब अप्लाई की थी तो हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल थी जो उस मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दे. और जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके कारण जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए
कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए तो वो मोमेंट नहीं करेगा। बट वी नो दैट kinetic energy, maximum kinetic energy is equal to E into V naught. Here V naught is stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप इसको अगर रखना चाहें तो क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दो, पुट इनटू फर्स्ट, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बन जाएगा एच न्यू जीरो प्लस ई वी नॉट, और आप इसको इधर ले आए, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, इसको इधर ले आए माइनस का, और वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू, एच अपॉन ई न्यू नॉट। इस इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं। यहां तक हम इक्वेशन बना लेंगे। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को ही अप्लाई करके कुछ नई चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसको हटा देता हूं, ये यहां तक हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या चाहेंगे कि कुछ इसके कंक्लूजन देखने की कोशिश करते हैं। आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगी? एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, और आप देखें तो हाफ एम वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाहर आ जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो। इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहला कंक्लूजन है इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर न्यू की वैल्यू न्यू जीरो से ज्यादा हो जाए तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? टेक प्लेस करेगा। सेकंड इसी का कन्वर्जन उल्टा कर दो, नंबर 2, इफ न्यू लेस देन न्यू जीरो देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, बट काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, और नेवर बी नेगेटिव इट मीन दैट देयर इज नो any electron emitted, it means that photoelectric effect not take place, photoelectric effect not possible if frequency nu of incident photon is less than specific frequency nu zero, or this specific frequency is known as the threshold frequency। ये इसने आइंस्टीन इक्वेशन ने यहाँ इस चीज को प्रूफ कर दिया, और इसने कुछ चीजें बता दी कि किस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन कर देता है। इसका मतलब हुआ कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लीजिए, आप इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आइंस्टीन की सेकंड जो मैंने इक्वेशन पुट की थी, मैं यहां लिख देता हूं, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू जीरो। ये मैंने सेकंड इक्वेशन ली थी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। वी ड्रॉ a graph between V naught nu, V naught means stopping potential, ब्रैकेट में लिखो stopping
पोटेंशियल बराबर है वी नॉट और फ्रीक्वेंसी में। तो ग्राफ बना के देखें। इसका जब ग्राफ देखेंगे आप तो ये क्या है, वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन न्यू नॉट एंड वी नॉट एंड न्यू, इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने क्या किया है, तो देखिए हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल h प्लैंक कांस्टेंट अपॉन ई चार्ज फ्रीक्वेंसी और ई माइनस का h अपॉन ई न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम एक ग्राफ बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये इंसिडेंट पार्टिकल की, जो हमने फोटोन इंसिडेंट किया। तो जब इसके बीच ग्राफ बनाया तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला हमें। कैसा ग्राफ मिला कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। अगर हम y एक्सिस में v नॉट को ले लें, इधर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लें और इधर हम फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करें इस डायरेक्शन में, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो ये और ये इक्वेशन मैच करेगी। तो इंटरसेप्ट देखोगे नेगेटिव है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, इस इक्वेशन का नाम आप सेकंड रख दो, इसको थर्ड कह दो। कंपेयर करें आप, कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो आप पाएंगे कि स्लोप यानी जो m है वो हो गया आपका h अपॉन ई, और c जो है वो मिल गया आपको h अपॉन ई न्यू जीरो नेगेटिव। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। जब आप इंटरसेप्ट निकालेंगे तो नेगेटिव में है, ये यहां होगा। और इसका ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का आपका ग्राफ मिलेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जीरो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये जो एंगल बनेगा इसको थीटा नाम कह दो। ये वैल्यू जो आपकी है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इंटरसेप्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट। नेगेटिव में इसलिए नीचे की तरफ आई है ये वैल्यू, यहाँ y0 बनता है इसके लिए। अब हम स्लोप क्या को किससे लिखते हैं, इसको आपको इक्वेशन नाम दे दो, इसको हमने 4 नंबर कह दी। फ्रॉम दिस ग्राफ स्लोप कैसे निकालते हैं हम, स्लोप m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम, टेन थीटा से। अगर इसको 4 इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 4 इक्वेशन ये है, इसको और इसको कंपेयर करें, ये भी स्लोप इसी का है, ये भी स्लोप है, तो क्या बन जाएगा हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ई। और यहां से h की वैल्यू निकालनी हो आपको, यानी ये ध्यान रखना कि h की वैल्यू जो मैं यहां लिखता हूं, h इज इक्वल टू ई टेन थीटा। इस तरीके से हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना h अपॉन ई की जो वैल्यू है, h अपॉन ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मेटल। इसका मतलब हुआ कि इट हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल मेटल। और इस तरीके से हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारी आइंस्टीन इक्वेशन है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो एक बार और वीडियो को देखें। आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि हम और भी अच्छा आपके लिए कोशिश करेंगे, अच्छा टॉपिक लेके आए। मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।